अध्याय 6 समानांतर विश्व 06 18 जनवरी को गुरलान सिंह ने जल्दी उठना शुरू कर दिया। उसने इस दिन का लाभ उठाकर मरमंस्क को देखने की योजना बनाई। यह मरमंस्क का पारंपरिक त्योहार सूर्य महोत्सव था। शहर के निवासियों के लिए एक व्यस्त दिन। मरमंस्क सरकार स्थानीय निवासियों से इस दिन कुछ लोक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए कहती थी। मरमंस्क आर्कटिक सर्कल पर स्थित था और इस तरह की ध्रुवीय रातें आर्कटिक सर्कल के केंद्र में क्षेत्र की तुलना में कम स्पष्ट थीं। ध्रुवीय रातें सूरज की रोशनी की कमी के अलावा दिन का अधिकांश भाग उस उदास आकाश से अलग नहीं होता था जब बारिश होने वाली होती थी। सबसे प्रमुख रातें चक्र के पहले कुछ दिन और आखिरी 1 या 2 दिन होती थी। सुबह 10 बजे गुरलान सिंह मरमंस्क की सड़कों पर चले गए। कल की तुलना में आज का आकाश अधिक उदास था, जैसे कि यह मध्य गर्मियों में एक आंधी का स्वागत करने वाला था। आकाश बहुत जल्दी अंधेरा हो गया। अधिकांश प्रकाश स्रोत स्ट्रीट लैंप से आए थे। प्रकाश की धाराएं कार की टेललाइट्स की रोशनी और दुकान की खिड़कियों से गर्म रंग आपस में मिल रहे थे, जिससे लोगों को लग रहा था कि वे रोशनी के त्योहार में प्रवेश कर चुके हैं। अब सुबह 10 बजे गुरलान सिंह को खुद को याद दिलाना पड़ा कि कुछ ही दूरी पर फूड स्ट्रीट है। खाने की खुशबू आसमान से खिंची हुई थी। वह शायद उन रेस्तराओं में से किसी एक को खोलकर डिनर करे। कल रात विक्टर ने उसे आज अपने डांस अकादमी के रिहर्सल में आमंत्रित किया। उत्साही रूसी लड़के ने दूर से अतिथि को विदाई देने के लिए पारंपरिक लोक नृत्य का उपयोग करने की उम्मीद की। 10:40 बजे गुरलान सिंह ने डांस अकादमी का दरवाजा खोला। 11 बजे गुरलान सिंह मंच पर बैठे और वह प्रदर्शन के एकमात्र दर्शक भी थे। हंसमुख संगीत में विक्टर और उसके सहपाठियों ने नृत्य किया। उनमें से 10 से अधिक युवा पारंपरिक रूसी वेशभूषा में सजे हुए थे, जो ठंड से भागते हुए हंसों की छवि को फिर से बनाने के लिए नृत्य का उपयोग कर रहे थे। सर्दियों में दक्षिण की ओर जाए। यह नृत्य आज रात सूर्य उत्सव मनाने के लिए मरमंस्क सरकार हॉल पार्टी में भी दिखाई देगा। गुरलान सिंह ने विक्टर और उसके सहपाठियों को नृत्य अकादमी के पास एक रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। एक ही उम्र के 10 से अधिक लोगों ने एक साथ खाना खाया और बातें की, जिससे समय बहुत तेजी से बीत गया। दोपहर के भोजन के बाद विक्टर और अन्य छात्र स्कूल लौट आए, जबकि गुरलान सिंह अकेले सड़क पर चले गए। बाहर दर्जनों दुकानों को पार करते हुए वह आखिरकार एक सार्वजनिक स्टेशन पर रुका। गुरलान सिंह ने कल इस समय के बारे में सोचा। किसी ने उसे बताया था कि मरमंस्क में एक ट्रेन लाइन है जो केवल दक्षिण की ओर जाती है। अंतिम स्टेशन पर यह आपको शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाएगी। जब आप वहां पहुंचे तो आपको ऊपर से कोला पोर्ट को देखना याद रखना चाहिए। कोला को मरमंस्क पोर्ट के रूप में भी जाना जाता था। यह बंदरगाह शहर के लोगों का गौरव था। रूसी जार के शासनकाल के दौरान यह एक नौसैनिक अड्डा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर 40 महीने तक इस गेट से होकर नहीं निकल पाया था। आज यह दुनिया के सबसे व्यस्त वाणिज्यिक बंदरगाहों में से एक है, जहां हर दिन लगभग 170 जहाज आते हैं। कोला पोर्ट को इतना आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि यह ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र बंदरगाह है, एक ऐसी विशेषता जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटक इसे प्यार से बर्फ रहित बंदरगाह कहते हैं। तो आपको कोला पोर्ट क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में केवल मरमंस्क में ही आप दिन के 4 समय में बंदरगाह के सुंदर रात्रि दृश्य का आनंद ले सकते हैं। आदमी ने गर्व से जवाब दिया और अंत में वह यह जोड़ना नहीं भूला, अगर उसके बगल में ऐसी कोई लड़की होती तो सब कुछ और भी बढ़िया होता। 2:40 बजे गुरलान सिंह पहले से ही उस ट्रेन लाइन पर बैठी थी। संयोगवश जब वह स्टेशन पर पहुंचा
तो पूरी जगह में केवल एक ही व्यक्ति था। गुरलान सिंह ने कोलापोर्ट के सामने बाईं सीट चुनी। ट्रेन के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से पता चला कि यात्रा 95 मिनट की होगी और 37 स्टेशनों से गुजरेगी। लगभग 3 घंटे। खिड़की से पूरा शहर हरा था। एक नारंगी स्ट्रीट लाइट गहरे हरे रंग की रोशनी में सेट थी, कांच की गेंद की तरह। एक बार जब कोई इसे हथौड़े से टैप करता तो सड़क की वास्तुकला का हरा रंग छेद से बाहर निकल जाता। 7 मिनट के बाद ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकी। यह बताने में असमर्थ कि यह किस तरह की मानसिकता थी। गुरलान सिंह की नज़र बंद दरवाजे पर पड़ी। ट्रेन का दरवाजा धीरे से खुला। 1 साल के बच्चे को लेकर सिर पर दुपट्टा बांधे एक महिला ट्रेन में चली। मुस्कुराओ। सिर्फ हरे रंग से भरी इस सीट ने एक अनोखी दृश्य उत्तेजना पैदा की होगी, जिससे उसे कल ड्राइवर ने जो कहा था उसे स्पष्ट रूप से याद आ गया होगा। या शायद सड़क पर खिड़की में उसका प्रतिबिंब थोड़ा अकेला दिख रहा था। अपने दिल में सोच रहा था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि अगर कुछ हुआ होता। उदाहरण के लिए, ट्रेन का दरवाज़ा खुला और एक लंबे बालों वाली लड़की बाहर इंतजार कर रही थी तो यह बेहतर होगा। यह सबसे अच्छा था अगर उस लड़की की एक जोड़ी काली आंखें हों, बिना किसी शब्द के, बस एक नज़र। दोनों तरफ की काली पुतलियां तुरंत एक दूसरे के आकार दिखाती हैं। ऐसा लग रहा था कि वह घर से चूक गया था। बच्चे को पकड़े हुए महिला और गुरलान सिंह के सामने वाली सीट पर बैठा आदमी। ट्रेन चलती रही। आज दोपहर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। उनके पास शहर के दक्षिणी छोर पर ट्रेन लेने का समय नहीं था। 5 स्टॉप के बाद गुरलान सिंह के यात्री डिब्बे में बहुत कम लोग बचे थे। आधी सीटें खाली थीं। केबिन में न तो काली आंखों वाली लड़की थी, न ही लंबे बालों वाली एक भी लड़की। छठी बार ट्रेन के दरवाजे बंद हुए। ट्रेन शहर के केंद्र की ओर बढ़ गई। सड़क के किनारे बनी दुकानें धीरे धीरे घनी होती गईं। मरमंस्क का आसमान भी फीका था। ऐसा लग रहा था कि लोग सोना चाहते हैं। महिला की गोद में दुपट्टे में लिपटा बच्चा दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी आंखें नीलम जैसी थी। गुरलान सिंह के ठीक सामने बैठा मजबूत आदमी बस में चढ़ने के बाद से सिर्फ अपने फोन पर ध्यान लगाए हुए था। आसमान की ओर देखते हुए गुरलान सिंह और बस में मौजूद दूसरे यात्रियों ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन में लगा रेडियो आने वाले लैंडिंग पॉइंट का संकेत दे रहा था। गाड़ी के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज। अपनी नींद में गुरलान सिंह ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी पलकें 2/3 ऊपर उठी हुई थी। खिड़की से बाहर देखा, अभी भी दुकानें थी। ऐसा लग रहा था कि बंदरगाह तक की दूरी अभी भी थोड़ी है। अगर वह इसे छोड़ भी देता तो कोई समस्या नहीं होती। वैसे भी उसे तथाकथित साल भर बर्फमुक्त बंदरगाह की ज्यादा परवाह नहीं थी। इस दोपहर को काफी समय बीत चुका है। यह यात्रा बस समय बिताने के लिए हुई थी। गुरलान सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ट्रेन फिर रुकी। कोई उतरा और कोई चढ़ गया। इस उलझन के बीच गुरलान सिंह को लगा कि उसके घुटने पर रखे हाथ को किसी ने छुआ है। उसकी उंगलियां कांप उठीं। अंधेरे में मानवीय संवेदनाएं अधिक संवेदनशील हो गईं। उसकी उंगलियों के पोरों से जो गुजरा वह कपड़ा था। कपड़ा बहुत मुलायम था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, न ही ट्रेन कितने स्टेशन पार कर चुकी है। कोई उसके सामने से गुजरा। इस व्यक्ति ने उसके पैर पर पैर रख दिया। क्या वे अभी तक कोलापोर्ट पहुंच चुके थे? पलकें गोंद की एक परत से लिपटी हुई लग रही थी। गुरलान सिंह को उन्हें कई बार रगड़ना पड़ा। खिड़की के बाहर का दृश्य धीरे धीरे दृष्टि के क्षेत्र के 2/3 हिस्से तक खुल गया, जिससे स्याही के नीले रंग के एक बड़े क्षेत्र में एक चेहरा दिखाई दिया। ट्रेन की आवाज बवंडर की तरह सीटी बजाती है और विचारों की धाराएं बवंडर का पीछा करती हुई आसमान में चली जाती हैं।
आसमान में बवंडर फिर से बुखार में बदल गया था। उसके कानों से एक अस्पष्ट झुनझुनी सनसनी आई। अपनी आंखें मलते हुए वह अपने होश में आई। गु लानसिंग की आंखों के सामने दुनिया साफ दिखाई दी। बच्चे को पकड़े हुए महिला अभी भी वहां थी, लेकिन मजबूत आदमी चला गया था और आदमी की जगह एक छोटी लड़की ने ले ली थी। छोटी लड़की, लंबे बालों वाली, काली पुतलिया। उसकी पुतलियां अप्रभावित लग रही थी, जैसे कि वह खिड़की के बाहर के दृश्य को देख रही हो, लेकिन साथ ही जैसे कि वह कार की खिड़की के पीछे खड़े यात्रियों को देख रही हो, लेकिन वास्तव में उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। उसने अपने घुटने पर रखे हाथ को अपनी जांघ पर रखा, लड़की के चेहरे से अपनी नजर हटाई, अपनी मुद्रा को ठीक किया, सांस छोड़ी, नीचे देखा, अपने विचारों के पहले की तरह सामान्य होने का इंतजार किया, अपनी आंखें खोली और सीधे विपरीत दिशा में देखा। अगले 30 सेकंड में गु लानसिंग ने पूरा किया एक पुरुष का एक महिला का मूल्यांकन। काले बालों वाली लड़की की उम्र करीब 20 साल थी। अगर वह सुंदर होना चाहती तो सुंदर ही होती। उसका फिगर दुबलापतला और सौम्य था। इस रूप और फिगर के साथ अगर स्कोर किया जाता तो वह 70 अंक तक पहुंच सकती थी। उसकी गोरी त्वचा और काले बाल मिलकर 15 अंक और जोड़ सकते थे। अगला था कामुकता सूचकांक। उसकी नजर लड़की की गर्दन से नीचे चली गई। चौथी बार नीले आइसब्रेकर पर छपे लेनिन शब्दों वाला कोट गु लानसिंग के सामने आया। ऐसा लग रहा था कि यह कोट यहाँ बहुत लोकप्रिय था। गु लानसिंग को शायद मरमंस्क छोड़ने पर एक वापस खरीदना पड़ा। वापस मुख्य विषय पर। लड़की पर कोट ढीला लग रहा था। यह नहीं माना जा सकता था कि उसे अपने आकार की परवाह नहीं थी और उसने इतना बड़ा कोट खरीदा, तो जाहिर है कि यह उसके प्रेमी ने खरीदा था। अनुपयुक्त कोट के कारण उसके लिए लड़की के कामुकता सूचकांक का मूल्यांकन करना असंभव हो गया, लेकिन 85 अंक वह उच्चतम स्कोर था जो गु लानसिंग प्राप्त कर सकता था। लैन शेंग ने इसे 22 साल के लिए विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को दे दिया था। कोट को एक शुद्ध सफेद पोशाक के साथ जोड़ा गया था। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ऐसा लगता था कि वे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। पोशाक शायद स्वयं द्वारा डिजाइन की गई थी। लंबी स्कर्ट जमीन को छूती थी, जिससे इसे देखने वाला हर कोई इसके भाग्य के लिए दिल टूटा हुआ महसूस करता था। यह वास्तव में डरावना था कि अगर कोई गलती से इस पर कदम रखता है तो शुद्ध सफेद पर पैरों के निशान बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में इसके मालिक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी उंगलियों के नरम कपड़े को छूने का एहसास अभी भी एक सपने की तरह बना हुआ था। जब तक वह पास जाता और इसे पकड़ता, मीठा स्वाद और शरीर का तापमान कपड़े के रेशों से उसकी उंगलियों और फिर उसकी छाती तक चला जाता। यह एहसास दूर और नया दोनों था। वह अंत तक तलाश करना चाहता था, लेकिन पाया कि वह अभी भी खड़ा था। चुपके से एक सांस छोड़ते हुए गु लानसिंग ने खुद को इन परस्पर विरोधी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया। यह शायद इसलिए था क्योंकि यह दोपहर बहुत उबाऊ थी, या ट्रेन की सवारी बहुत लंबी थी कि उसे एक नज़र देखने में दिलचस्पी थी। अजीब लड़की थोड़ी धीमी लग रही थी और उसने सामने वाले आदमी की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। गु लानसिंग ने एक बार फिर कार की खिड़की पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रेन शहर के इलाके से निकल चुकी थी। मैदानों में सड़क के अंत में कम निर्माण दुकानें, कारखाने थे। आसमान काफी चमकीला लग रहा था। ट्रेन में लगे रेडियो ने याद दिलाया कि कोलापोर्ट पर कुछ और स्टॉप हैं। खिड़कियों से दृश्यों के साथ विचार बहते रहे। आकाश, कारखानों, सड़कों के रंग अंततः एक नीले वक्र में बदल गए। नीला वक्र एक महिला की आंखों के आकार जैसा था, आकर्षक और नरम। ट्रेन अगले स्टॉप पर आ गई। अनजाने में गु लानसिंग ने पाया कि उसकी निगाहें पता नहीं कब लड़की के चेहरे पर लौट आईं।
इस खोज ने उसे मना करना चाहा, लेकिन कोई कारण नहीं मिल सका। अगर उसकी निगाह लड़की के चेहरे पर नहीं थी, तो वह कैसे कर सकता था? जानता था कि उसने नीला आईशैडो लगाया है। जीवन में इस रंग का आईशैडो लगाने वाले लोग ज्यादातर युवा लड़कियां होती हैं। वे अनोखे और रचनात्मक प्रकार की होती हैं, लेकिन आप इसे कैसे भी देखें, उसके सामने बैठी लड़की इस समूह से संबंधित नहीं थी। उसका आईलाइनर बहुत सुंदर नहीं माना जाता था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इसने उस समय गो लांसिंग का ध्यान आकर्षित किया था। यह उन आंखों का नीला रंग था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया, न कि उसका फिगर। गो लांसिंग ने खुद को याद दिलाया। वह इस पल को याद भी करना चाहता था। जब वह बाद में इसे याद करता, तो वह इसे नीली आईलाइनर वाली लड़की कहता, और उसका मानना था कि उस समय वह उसकी शक्ल-सूरत भूल गया था। इस स्टेशन पर कोई नहीं उतरा, लेकिन ट्रेन में काफी लोग चढ़ रहे थे। एक जोड़ा लड़की के आईलाइनर के समान रंग का कपड़ा पहने हुए था। उनके कपड़ों के हेम ने उसके चेहरे को आधा ढक रखा था। जोड़ा बस ट्रेन में चढ़ा और धीरे से फुसफुसाया। आधे मिनट के बाद उन्होंने सभी को घोषणा की कि वे उस स्थान से लौट आए हैं जहां उन्होंने 1 घंटे पहले अपनी शादी दर्ज की थी। उन्होंने अपनी जीवन भर की प्रतिबद्धता पूरी कर ली है। ट्रेन में अधिकांश यात्रियों ने युवा जोड़े को बधाई देने के लिए ताली बजाई। केवल 3 लोगों ने ताली नहीं बजाई। सिर पर दुपट्टा पहने महिला असुविधाजनक थी क्योंकि वह एक बच्चे को पकड़े हुए थी और ताली नहीं बजा सकती थी। एक आदमी गहरी नींद में था। आखिरी में नीली आईलाइनर वाली लड़की थी। शादी होना अच्छी बात थी। गर्मजोशी से भरी तालियों में लड़की अपने प्रेमी की बाहों में रोई। इस हरकत के साथ लड़की का चेहरा एक बार फिर गो लांसिंग की आंखों के सामने पूरी तरह से आ गया। कार में होने वाली हर चीज उसकी दुनिया में अवरुद्ध लग रही थी, और नीली आईलाइनर वाली आंखें अभी भी ध्यान से खिड़की को देख रही थी। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि नीली रेखाएं धीरे धीरे फीकी पड़ रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हुआंग मितियन से मिलने की तस्वीर। खिड़की के बाहर आसमान में काफी देर से बारिश हो रही थी। कार में तालियां बजती रहीं और युवा जोड़ा आशीर्वाद में डूबा हुआ था। गो लांसिंग अपनी सीट से उठे, आगे बढ़े और सीधे देखा। अपनी आंखों के कोने से छवि को पकड़ते हुए ऐसा लग रहा था कि एक स्पष्ट तरल बह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से होकर आई हों? या फिर यह बरसात के मौसम की नम हवा के कारण है? ठीक वैसे ही गो लांसिंग ने उसे चुपचाप अपनी आंखों के कोने से नीचे सरकते हुए देखा और पानी की हल्की नीली बूंद में बदल गया। पानी की वह नीली बूंद एक आंसू थी। गो लांसिंग ने अपना हाथ छोड़ा और खिड़की की तरफ देखा। इस बार यह कुछ हद तक खतरनाक था। खतरे ने उसके दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। अध्याय 7 समानांतर दुनिया 07 18 जनवरी 2012 मरमंस्क सन फेस्टिवल। गो लांसिंग नामक एक युवा चीनी व्यक्ति ने शहर के दक्षिण में एक ट्रेन ली। यह 22 वर्षों में उसकी सबसे लंबी ट्रेन यात्रा थी। लंबी ट्रेन की सवारी ने उसे भ्रम में डाल दिया कि जब ट्रेन स्टेशन पर आएगी तो वह बेंत के साथ एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाएगा। जब वह एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया तो गो लांसिंग अपने पुराने दोस्तों के समूह के सामने शेखी बघारेगा कि मैं एक जलपरी से मिला। यह सही है, वह एक जलपरी से मिला, एक जलपरी जो कोला हार्बर में रहती थी। एक दिन जलपरी ने एक मछुआरे के कपड़े चुरा लिए और किनारे पर चली गई। कुछ लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ गई। जलपरी के दिल में कुछ दुख था। वह आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर सब कुछ खराब हो गया। जलपरी की पहचान युवा चीनी व्यक्ति ने अनुमान लगाया था, क्योंकि उसकी आंखों से बहते आंसू नीले थे। समुद्र नीला था,
समुद्र का नीला रंग घर था। मत्स्यांगना की आंखों से बहते आंसू निश्चित रूप से नीले थे। अजीब बात यह है कि गाड़ी में केवल युवा चीनी व्यक्ति ने मत्स्यांगना के आंसू देखे। किंवदंती के अनुसार केवल वे ही भाग्यशाली हो सकते हैं जो मत्स्यांगना के साथ होने के लिए किस्मत में हैं। वे उसके नीले आंसू देख सकते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, गुरलान सिंह और जलपरी बाद में फिर से मिले। 22 वर्षीय गुरलान सिंह मरमंस्क में एकमात्र ट्रेन में बैठे थे। उस समय उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धूप वाले दिन वह किसी से इस तरह बात करेंगे, सीधे दूसरे व्यक्ति को लगातार हंसाते रहेंगे। कार की खिड़की के बाहर आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी। जब वे जमीन पर गिरीं, तो वे पत्थर बन गईं। हल्की ओलावृष्टि ने राहगीरों को स्टेशन की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। कार की खिड़की पर छोड़े गए कुछ पैरों के निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगले स्टॉप पर युवा जोड़ा कार से उतर गया। गुरलान सिंह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। नीली आईलाइनर वाली लड़की भावहीन रही, चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। अगर लड़की का नीला आईलाइनर गहरे नीले से हल्के नीले रंग में नहीं बदलता, तो गुरलान सिंह को आश्चर्य होता कि क्या लड़की की आंखों पर नीला तरल पदार्थ बचा हुआ है, या यह सिर्फ उसका भ्रम है। उसकी निगाहें सीधे आगे की ओर थी। गुरलान सिंह यह नहीं बता पाया कि वह खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रहा था या अभी भी नीली आईलाइनर वाली लड़की को देख रहा था। लड़की ने अपनी बैठने की स्थिति बदली, एक तरफ झुक गई। वह स्थिति आर्मरेस्ट को एल आकार में फिट कर रही थी। लड़की का शरीर अवतल और सिकुड़ा हुआ था। इस कोण से देखने पर वह थोड़ी पतली लग रही है। गुरलान सिंह ने अपने दिल में अस्पष्ट रूप से सोचा, पतली महिलाएं बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती हैं। यह विचार उसके ठीक बाद आया। लानत है, यह कोई शुभ संकेत नहीं था। गुरलान सिंह ने एक बार फिर अपना ध्यान लड़की से हटा लिया। अगला पड़ाव कोलापोट था। उसका सारा ध्यान कार की खिड़की को घूरने पर केंद्रित था। इस बार गुरलान सिंह का ध्यान बच्चे के रोने की आवाज से हटा। वह उस रोने से कार में आधे सोए हुए कुछ लोग जाग गए। रोने के बाद सिर पर दुपट्टा बांधे महिला के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। दोनों हाथों ने बच्चे के हाथ को कसकर पकड़ लिया। बच्चा दुखी था, चिल्लाता रहा। वाह, इतनी सारी निगाहों के बीच महिला केवल बच्चे का हाथ छोड़ सकती थी। माँ के नियंत्रण से बचकर बच्चे का हाथ तेजी से नीली आईलाइनर वाली लड़की की ओर मुड़ा। पसंदीदा चीज को खोजने के लिए जगह से परिचित एक छोटी पारदर्शी वस्तु। वह छोटी पारदर्शी वस्तु चमकती हुई लग रही थी। लड़की की अनामिका से चमकती हुई रोशनी आ रही थी। उस समय उंगली पर अंगूठी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। लड़की की अंगूठी बहुत खास थी। गुरलान सिंह ने अपने दिल में एक निष्कर्ष निकाला। हीरे की अंगूठी की कीमत लगभग 7 या 8 हजार डॉलर थी, जो विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए बनाई गई थी। इसे प्रपोज करने के लिए इस्तेमाल करने से उसकी इज्जत नहीं गिरेगी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसे शादी में छोड़ना भी उचित माना जाता था। इसलिए बोलते हुए उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से नीली आईलाइनर वाली लड़की के चेहरे पर लौट आईं। माथे से छाती तक, थोड़ी से वापस माथे तक। गुरलान सिंह यह नहीं बता सका कि यह किस लिए था। क्या वह लड़की के चेहरे से पुष्टि करना चाहता था या अटकलों का खंडन करना चाहता था? अरे, क्या अब तुम शादीशुदा हो? या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? या क्या तुम्हारी अनामिका उंगली पर वह वस्तु सिर्फ ऐसी चीज है जिसका उपयोग तुम उन लड़कों को रोकने के लिए करती हो जो सार्वजनिक रूप से तुम्हारा फोन नंबर मांगना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि सुंदर लड़कियां अक्सर बहुत सी परेशानियों से बचने के लिए इस तरकीब का उपयोग करती हैं। जब गुरलान सिंह ने मन ही मन इन शब्दों को दोहराया, तो उसकी आंखें लड़की के चेहरे पर कई बार घूमीं।
दुर्भाग्य से उसे लड़की के चेहरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बच्चे की आंखें चमकती हुई वस्तु की ओर आकर्षित थी और बच्चे का हाथ हीरे की अंगूठी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। महिला केवल रूसी से अंग्रेजी में नीले आईलाइनर के साथ लड़की से लगातार माफी मांग सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी। उसने लड़की को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। यह एकमात्र अभिव्यक्ति थी जिसे गु लानसिंग लड़की के चेहरे पर देख सकता था। महिला ने लड़की की शक्ल को ध्यान से देखा और उसके दिल में ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित कर ली है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे। वह चीनी नहीं जानती थी, नहीं वह जापानी जानती थी, नहीं वह कोरियाई जानती थी। अंत में उसने अपने मुंह से सॉरी कहा। सॉरी कहने के बाद ही बच्चे ने अपना चेहरा लड़की के हाथ के पीछे दबा दिया। जाहिर है, सिर्फ छूने से उसकी उत्सुकता शांत नहीं होने वाली थी। शायद एक काट या चाटना ज्यादा दिलचस्प होता, लेकिन इससे पहले कि वह सफल होता, उसे उसकी मां ने वापस पकड़ लिया, जैसे चील चूजे को पकड़ती है। वाह! बच्चे की चीख तेज हो गई। शराबी जाग गया। शराबी ने जोर से डांटा। कुछ मिनट बाद बच्चा जोर से हंसा। शराबी अपने सपने में लौट आया। अब नीली आईलाइनर वाली लड़की की अंगूठी बच्चे के हाथ में थी। बच्चे ने हीरे की अंगूठी को चूमा और चाटा। महिला ने लड़की को अंग्रेजी में धन्यवाद दिया, लेकिन लड़की अपनी पिछली स्थिति में लौट आई। क्या लड़की बच्चे को अंगूठी इसलिए दे रही थी क्योंकि उसका रोना और शराबी की आवाज उसे परेशान कर रही थी? गुरलानसिंग ने मन ही मन सोचा। कोलापोर्ट से 1 मिनट की ड्राइव पर सिर पर दुपट्टा बांधे महिला बच्चे के हाथ से हीरे की अंगूठी वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा थी। शुरू से लेकर आखिर तक हीरे की अंगूठी उसकी छोटी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी। महिला ने फिर से बल का प्रयोग किया, यह देखकर कि बच्चा फिर से चिल्लाने वाला था। कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि बच्ची चिल्लाती, नीली आईलाइनर वाली लड़की ने अपना मुंह खोला। यह मूल रूसी नहीं था, उच्चारण थोड़ा मीठा था। एक पल के लिए गुरलानसिंग को नीली आईलाइनर वाली लड़की की आवाज का वर्णन करने के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिला। शायद इसे गर्मी के दिन में निचोड़े गए नाशपाती के रस के रूप में कल्पना करना उचित है, जब नाशपाती की शाखाओं पर बर्फ पिघल गई है। सूखे कोयले पर झुककर पेड़ की छाया में 1 कप मीठा स्वाद वाला ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा है। नीली आईलाइनर वाली लड़की को अचानक बोलते हुए देखकर सिर पर स्कार्फ वाली महिला ने एक भाव प्रकट किया, जैसे कि उसके चेहरे पर लिखा हो, तो आप रूसी जानते हैं। दूसरे के चेहरे पर लड़की के प्रति संदेह भरा भाव था, क्योंकि उसने फिर कहा, अंगूठी लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे कल रात्रि बाजार से खरीदा था, 500 रुपए प्रति पीस। नीली आईलाइनर वाली लड़की ने जवाब दिया। इस वाक्य को जब पिछले वाक्य के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे इस तरह समझा जा सकता है, वह चीज पैसे के लायक नहीं है। अगर आपके बच्चे को यह पसंद है, तो उसे दे दें। न जाने क्या करना है, उसने अपने बच्चे की छोटी मुट्ठी को देखा और फिर नीली आईलाइनर वाली लड़की को देखा। उसके सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। महिला की मुस्कान बहुत मार्मिक थी। लड़की ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई और गायब हो गई। अगर उस मुस्कान का वक्र थोड़ा बड़ा होता, तो यह निश्चित रूप से गर्मियों के नाशपाती के रस का एक गिलास होता। कोलापोर्ट पर पहुंचना। कार से उतरने से पहले सिर पर दुपट्टा बांधे महिला ने बंदरगाह के आसपास के दर्जनों घरों की ओर इशारा करते हुए नीली आईलाइनर वाली लड़की से कहा कि उसका घर वहाँ है, और अगर वह कोलापोर्ट खेलने के लिए आती है, तो वह खुशी खुशी उसका ख्याल रखेगी। हालांकि महिला उसे अपना नाम
पता बताना भूल गई, और इसके अलावा जब महिला ने अपनी बेटी के साथ खेल रही अंगूठी को सबसे पहले कूड़ेदान में फेंका, तभी कोई उसे बता पाया कि वह चीज कितनी कीमती है। 500,000 रुपया। 500,000 रुपया वाला आइटम एक खिलौना है जिसे नीली आईलाइनर वाली लड़की अपने आसपास की मधुमक्खियों और तितलियों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करती थी, जो प्रेम संबंध का सबूत है या विवाह प्रमाण पत्र भी अज्ञात है। यात्रा के अंत के साथ सभी समय की धूल से ढक गए हैं। कोला बंदरगाह पर बस में काफी यात्री सवार थे। बस तुरंत भीड़-भाड़ वाली हो गई। कोला बंदरगाह पर बस में सवार होने वाले दर्जन भर यात्रियों में 3 बुजुर्ग लोग थे। इन तीनों ने पारंपरिक कपड़े और गहने पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे अभी-अभी सूर्य महोत्सव समारोह से लौटे हैं। गुरलांशिंग ने अपनी सीट सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को दे दी। ट्रेन धीरे-धीरे आगे बढ़ी। गुरलांशिंग को आर्मरेस्ट पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया, जहां नीली आईलाइनर वाली लड़की बैठी थी। 2 अन्य बूढ़े उसके बगल में खिड़की के सामने खड़े थे। यह भी अज्ञात था कि क्या यह ट्रेन के स्थान के कारण था या फिर युवक के अपनी सीट न छोड़ने से असंतुष्ट। नीली आईलाइनर वाली लड़की के सामने खड़े बूढ़े आदमी का घुटना कई बार लड़की के घुटने से टकराया। चौथी बार लड़की ने आखिरकार खिड़की से अपनी नजर हटाई। उसकी आंखों के सामने का दृश्य लड़की को हैरान करने वाला लगा। लड़की जल्दी से उठ खड़ी हुई। लड़की के घुटने पर चोट करने वाला बूढ़ा आदमी खाली सीट पर नहीं बैठा। उसका मुंह बोलता रहा, लड़की की आंखों की ओर इशारा करते हुए और लड़की की स्कर्ट पर अपनी उंगली घुमाते हुए। एक सफेद चीनी मिट्टी का दांत दिखा। दूसरे शब्दों में, मरमंस्क के लोग दूर से आए मेहमानों का स्वागत इसी तरह करते हैं। मरमंस्क रूस का एक स्वायत्त प्रांत है। इस क्षेत्र में 120 जातीय समूह रहते हैं। प्रत्येक जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और भाषा है। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर कोई भी बता सकता है कि बूढ़ा आदमी 120 जातीय समूहों में से एक है। खास तौर पर बूढ़े आदमी ने क्या कहा, गुरलांसिंग को नहीं पता था। उसने अंदाजा लगाया कि बूढ़े आदमी ने देखा कि लड़की में उसकी अपनी जातीयता की विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, आंखें, नीली रेखा। लड़की ने बूढ़े आदमी की बात समझी या नहीं, गुरलांसिंग को नहीं पता था। 2 बूढ़े लोगों के कुछ देर बात करने के बाद उनमें से एक उस सीट पर बैठ गया जिसे लड़की ने छोड़ दिया था। गाड़ी बहुत तंग थी, वह बैठ नहीं सका। बूढ़े आदमी ने लड़की को धन्यवाद देने के लिए अपनी खराब अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। गाड़ी फिर से शांत हो गई। लड़की ने आर्मरेस्ट पकड़ लिया और खिड़की की ओर मुंह करके मुड़ी। खिड़की के बाहर कोला बंदरगाह में दसियों हजार ऐसे ही मालवाहक जहाज समुद्र पर टावरों की तरह थे। मालवाहक जहाज की हर खिड़की से रोशनी निकल रही थी। सफेद, नारंगी, नीला, गहरा बैंगनी, हल्का पीला आदि। अनगिनत रोशनी एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही थी, जैसे एक शानदार 5 रंग का जाल। शानदार 5 रंग का जाल मरमंस्क में गर्मियों के आसमान के नीले रंग में तैर रहा था, जैसे उड़ते हुए कालीन जिसे बच्चे 1001 रातों में हमेशा याद रखते हैं। उड़ते हुए कालीन पर धीरे-धीरे एक रंगीन मीनार थी। इतना सुंदर कि ऐसा लग रहा था कि यह जंगली दिनों और रातों से बुना गया है। अलार्म घड़ी बज उठी। इस दुनिया में केवल मरमंस्क में ही आप शाम 4 बजे बंदरगाह का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। गुरलांसिंग को अनजान ड्राइवर की बातें याद आ गईं। ड्राइवर ने यह भी कहा, अगर आपके बगल में कोई लड़की है तो बंदरगाह पर रात का खूबसूरत नज़ारा आपकी नज़र में और भी रोमांटिक लगेगा। रोमांटिक, इसे इस तरह कहना कितना तुच्छ है। हालांकि ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है। उसकी नज़र चुपचाप लड़की पर घूम गई। इस समय गुरलांसिंग के पास लड़की के हावभाव को स्पष्ट रूप से देखने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन जैसा कि अब था,
यह बुरा नहीं था। अगर आप दूर से देखें तो आपकी नज़र आपको बताएगी एक युवक और एक युवती हैं जिनका चेहरा प्राच्य है। वे अभी एक दूसरे के करीब झुके हुए हैं, खूबसूरत कोला हार्बर को निहार रहे हैं। लड़की की लंबाई लगभग 1m63 से 1m65 है। गुरलानसिंग की लंबाई 1m84 है। उसका कंधा आर्मरेस्ट पर टिका हुआ है। लड़की उसके सामने खड़ी है। कार में जगह कम है। लड़की का शरीर उसकी बाहों में लग रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वह उसके करीब पहुंच सकता है। ठीक समय पर गुरलानसिंग को लगता है कि वह उसके करीब है। उसने अपने कान में किसी को फुसफुसाते हुए सुना। यह स्पष्ट रूप से जॉन की आवाज थी। जॉन हेलसिंकी में गुरलानसिंग का रूममेट था। वह हमेशा टी-शर्ट और सफेद जीन्स के साथ सादे कपड़े पहनता था। उसके शरीर पर कोई टैटू नहीं था और वह धूम्रपान नहीं करता था। वह हर साल सर्दियों में तैराकी भी करता था। वह दिखने में साधारण था, लेकिन असलियत में जॉन एक महिला प्रेमी था। वह हर महीने एक अलग लड़की को घर लाता था। लड़की से डेटिंग करते समय वह दो चीजों के बिना नहीं रह सकता था, माउथवॉश और डेंटल फ्लॉस। ये दो चीजें उसके दांतों पर लगी सिगरेट और खाने की गंध को साफ करने में मदद कर सकती हैं। बाहर जाने से पहले वह अपने कोट की जेब में चॉकलेट रखना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बेशक, चॉकलेट सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए होती है। एक बार जब वह किसी खूबसूरत लड़की से मिलता है तो जॉन यह कहने का नाटक करेगा, मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें खुश कर सकती है। गुरलानसिंग जॉन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी आंख के कोने में गुरलानसिंग ने खुद को और नीली आंखों वाली लड़की के शरीर को ऐसे देखा जैसे वे करीब आना चाहते हों। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सीधा खड़ा हो गया, जिससे उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई। उसने एक बड़ी सांस ली। हवा में तैरती सांस ने हवा की एक छोटी सी धारा बनाई। हवा की छोटी सी धारा ने धीरे से लड़की के मंदिर को छुआ। वे पंख की तरह नरम थे, धीरे धीरे और धीरे से उस दिशा में बह रहे थे। सुंदर बालों के साथ गुरलानसिंग ने एक छोटी सी वस्तु देखी जिसका आकार एक छोटे टैडपोल जैसा था। वह छोटी सी वस्तु कागज के एक टुकड़े पर लिखे गए अल्पविराम से थोड़ी ही बड़ी थी। छोटी सी, वह छोटी सी चीज गुलाबी। गुरलानसिंग ने आंखें सिकोड़कर देखा। इसका वर्णन कैसे करें? एक गुलाबी अल्पविराम। गुलाबी अल्पविराम लड़की के कान पर छपा हुआ था, लगभग पारदर्शी उपास्थि पर कसकर जकड़ा हुआ था। ध्यान से देखने पर यह एक छोटे टैडपोल जैसा लग रहा था। उसकी आंखें रुक गईं और उसे बहुत देर तक देखती रहीं। यह एक चंचल छोटा टैडपोल था। एक चांदनी रात में इसने गलती से सरू के आंसुओं की एक झलक देखी। सूरज उगाया, सरू के आंसू क्रिस्टल में बदल गए। लंबे समय के बाद क्रिस्टल एम्बर में बदल गए। एक और चांदनी रात आई। किसी ने एम्बर में छोटे टैडपोल की खोज की। अध्याय 8, समानांतर विश्व 08। नोट: मुझे बस ऐसा लगता है कि यह गाना नीली आईलाइनर वाली लड़की के लिए बहुत उपयुक्त है। हर कोई इसे चालू करे और सुने। खुश स्माइली नीली आईलाइनर वाली लड़की की एक विशेष उपस्थिति है, जो लंबे कानों और एक छोटे अल्पविराम के आकार के गुलाबी जन्मचेन, मुलायम और लगभग पारदर्शी बालों के साथ संयुक्त है, जैसे कि एक छोटा टैडपोल गलती से एम्बर में फंस गया हो। बहुत प्यारा, वास्तव में प्यारा। ट्रेन कोला बंदरगाह के आसपास चलती है। कोला स्टेशन पर कई यात्री बस से उतरते हैं। 3 बूढ़े लोग भी इसी स्टॉप पर उतरते हैं, जो इस पूरे समय नीली आईलाइनर वाली लड़की के साथ इशारे कर रहे थे। लेकिन यह देखकर कि वे बस से उतरने वाले हैं, बूढ़े व्यक्ति का अभी भी हार मानने का कोई इरादा नहीं है। वह कुछ शब्द फुसफुसाता है और फिर लड़की की ओर पहुंचता है। बूढ़ा आदमी कुछ व्यक्त करने के लिए हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन लड़की हिलती नहीं है।
अंत में बूढ़े व्यक्ति को एक दोस्त के साथ छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। गुरलान सिंह ने अपने दिल में बड़बड़ाते हुए कहा, यह कितना घमंडी पूंजीपति है। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद हुए, कोला हार्बर धीरे धीरे ट्रेन के पीछे गायब हो गया और धीरे धीरे ट्रेन की तरह ऊंची जमीन से दूर चला गया, धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। कोला हार्बर से गुजरने का मतलब था कि ट्रेन खत्म होने वाली थी। नीली आईलाइनर वाली लड़की अपनी आगे की सीट पर वापस बैठ गई, जबकि गुरलान सिंह सामने वाली घूंघट वाली महिला की सीट पर बैठ गया और अब वह बनियान पहने एक आंटी के बगल में बैठा था। बनियान में आंटी बहुत मोटी थी। दूर से उसका फिगर कद्दू जैसा लग रहा था, जिससे 3 सीटों वाली सीट थोड़ी तंग लग रही थी। गुरलान सिंह ने अपने कंधों और लड़की के कंधों को लगभग 3 सेंटीमीटर दूर रखने की कोशिश की और खुद को सीधे उसकी ओर देखने से रोकने की पूरी कोशिश की। वह सिर्फ एक घमंडी लड़की थी जो सोचती थी कि उसके पास थोड़े पैसे हैं और वह अपने आसपास के लोगों को नीची नज़र से देखती थी। उसने ऐसे कई लोगों को देखा था। ट्रेन के शोर के अलावा गाड़ी में सिर्फ एक शराबी की सांस की आवाज रह गई थी। आखिरी स्टॉप। लड़की अपनी सीट से उठी और अपने नीले आईलाइनर से अपने आसपास की हर चीज को शांति से देखा। उस हाव भाव को सुरुचिपूर्ण कहा जा सकता है, जैसे एक आलसी परी दुनिया को वापस देखने से पहले आसमान में लौटने वाली हो, या यह भी कहा जा सकता है कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अचानक होश में आ गया और अपने जीवन की परिस्थितियों को देखने लगा। अंत में उसकी नज़र गुरलान सिंह के चेहरे पर पड़ी, एक बहुत ही हल्की नज़र। सफ़ेद पोशाक कार के फर्श पर घिसटती हुई सीढ़ियों की एक छोटी सी उड़ान से नीचे उतरी, कार के दरवाजे के सामने खड़ी थी। ट्रेन का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और कोला हार्बर से तेज हवा अंदर आई, उसके बालों को घुमाते हुए और उछालते हुए। नीले आसमान के नीचे लड़की का चेहरा, उस सफ़ेद रंग को देखकर लोग यह सोच रहे थे कि क्या उसे पूरे साल बिना सूरज की रोशनी वाले वातावरण में रहना पड़ता होगा। एक भूमिगत महल या साल भर बंद रहने वाला अस्पताल। बिना किसी कारण के गुरलान सिंह ने अपना सिर खुजलाया। इस स्टेशन पर बहुत से लोग उतर रहे थे। ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। गाड़ी में सिर्फ वह, बनियान में आंटी और नशे में धुत आदमी था। ट्रेन के फिर से चलने से पहले गुरलान सिंह अभी भी उस दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं पाया, जहां एक आइसब्रेकर की छवि पर छपी लेनिन शब्द वाली शर्ट धीरे धीरे दर्जनों अन्य यात्रियों के साथ घुल-मिल रही थी, जो ट्रेन के रास्ते की विपरीत दिशा भी थी। हवा बहुत तेज थी। हवा में लहराते लंबे बाल ऐसे थे जैसे काले पर्दे से रोशनी की एक पट्टी हवा में उड़ गई हो। पलक झपकते ही बाल और कोट मरमंस्क की रात में डूब गए। नीली आईलाइनर वाली लड़की गायब हो गई। क्या वह कोट उसके प्रेमी के घर से लिया गया था, या फिर उसका बॉयफ्रेंड सुबह सुबह ही घर से चला गया? उसकी आंखों के कोनों में नीले आंसू अभी भी क्यों बह रहे हैं? उसकी अनामिका उंगली पर पहनी अंगूठी किसका प्रतीक है? या फिर इसे सिर्फ बच्चे को दे दें? अचानक थकान का एहसास उसे हुआ। गुरलान सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हथेलियां उसकी सीट के आर्मरेस्ट पर दब गईं। आखिरकार ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई। सूट वाली आंटी सबसे पहले खड़ी हुई। एक तरफ के केबिन से एक वेकअप कॉल आई। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि शराबी को शायद पता नहीं था कि ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। गुरलान सिंह ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं। निश्चित रूप से शराबी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, जबकि सूट वाली आंटी कार के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह दरवाज़ा खुलने पर अपने कद्दू के शरीर का उपयोग करके आगे बढ़ेगी। दरवाज़ा खुलने में अभी भी 10 सेकंड बाकी थे।
ये 10 सेकंड उसके लिए यह देखने के लिए पर्याप्त थे कि उसके हाथ की हथेली में क्या था। अपना हाथ खोलकर देखा तो यह एक तस्वीर थी। तस्वीर में 5 लोग थे और पहली नजर में उसे पता चल गया कि यह एक पारिवारिक चित्र है। पिता, माँ, बेटा और बेटी एक मनोर में खड़े थे। पिता के सामने बेटा था, माँ के सामने बेटी थी और पांचवा व्यक्ति माँ और बेटी का हाथ थामे हुए। इस स्थिति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पांचवा व्यक्ति माँ का कोई रिश्तेदार होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि शुरुआती गर्मियों में एक बड़ा दाख की बारी है। बेलें गहरे हरे, हरे और नीले रंग की हैं। शायद ऐसा हो। तस्वीरें लेने के लिए यह एक उपयुक्त सप्ताहांत होना चाहिए। जब माँ को फिर से पूछना पड़ा तो पिता कार्यालय से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। बेटे और बेटी ने उन कपड़ों को पहना जो माँ ने उनके लिए तैयार किए थे और परिवार के दाख की बारी में चले गए। एक बहुत करीबी रिश्ता रखने वाली महिला फोटो में पांचवां व्यक्ति बन गई। एक झटके में यह क्षण जीवन में तय हो गया। यदि आप इस फोटो के पात्रों को देखते हैं तो यह ऐसा होना चाहिए, कम से कम पहले। लेकिन मुझे नहीं पता कि 5 लोगों के साथ क्या हुआ। फोटो पर छोटे भाई, पिता और पांचवें व्यक्ति के चेहरे काले रंग से रंगे हुए थे। माँ का चेहरा आकर्षक था, लेकिन वह बिल्कुल भी मुस्कुराई नहीं थी और बेटी बहुत भद्दी लग रही थी। फोटो में अपनी माँ के सामने खड़ी लड़की लगभग 10 साल की थी, जिसने हल्के रंग की पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि वह अपनी माँ की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह भी थोड़ी सुंदर थी। छोटी सुंदरी और उसकी माँ को मुस्कुराना पसंद नहीं था। उसकी उंगली की नोक छोटी लड़की के उठे हुए मुंह के कोने पर पड़ी। गुरलान सिंह ने अपने भीतर से एक आवाज सुनी। जब वह एक बच्ची थी तो वह एक दूसरे के साथ नहीं मिलती थी, और जब वह बड़ी हुई तो वह ज्यादा नहीं बदली। पहाड़ और नदियां बदल सकती हैं, लेकिन प्रकृति को बदलना मुश्किल है। यह वास्तव में एक बेवकूफी भरी बात है। बेवकूफ, इतना बेवकूफ। गुरलान सिंह चाहता था कि वह समय को 10 सेकंड पहले वापस कर सके, फिर वह खुद को अपना मुंह बंद रखने की याद दिलाएगा। वास्तव में उसने इस बात पर जोर क्यों दिया कि फोटो में छोटी लड़की बड़ी होकर नीली आईलाइनर वाली लड़की बन गई। यह सही है। विक्टर ने कहा कि आज रात मरमंस्क में साल की ध्रुवीय रात के आखिरी अरोरा को देखने की 10% संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि ध्रुवीय रात को दिखाई देने वाला अरोरा सांप के बालों वाली देवी की आंखें हैं। मरमंस्क के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यह मेडुसा की आंखों में आक्रोश है। कुछ लोगों का व्यवहार मेडुसा की नाराजगी के कारण असामान्य होगा। अगर आज रात को ऑरोरा दिखाई देता है तो इस समय आपके व्यवहार को ऑरोरा से पहले के संकेत के रूप में नहीं समझा जा सकता है। मेडुसा, ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा के बारे में लिखी गई किंवदंती के अंतिम संस्करण में रोमन कवि मेटामॉर्फोसिस 4.770 द्वारा लिखा गया है। मेडुसा एक समय में बहुत ही सुंदर महिला थी जिसके बाल बहुत ही आकर्षक और लंबे थे। अतः मेडुसा आत्मसंतुष्ट हो गई और उसने सोचा कि वह देवी से भी अधिक सुंदर है। मेडुसा की सुंदरता ने आकर्षित किया। पीछा करते हुए मेडुसा एथेना के मंदिर तक दौड़ी, यह सोचकर कि देवी उसकी रक्षा करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी के मंदिर में मेडुसा के साथ बलात्कार किया। अन्य संस्करणों में कहा गया है कि मेडुसा ने स्वेच्छा से ऐसा किया। पोसाइडन और मेडुसा यौन संबंध बनाने के लिए एथेना के मंदिर में गए, जिससे एथेना नाराज हो गई। उसने एथेना से विनती की, लेकिन देवी ने कुछ नहीं किया। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा न हो, एथेना ने उसे एक राक्षसी में बदल दिया जिसकी निगाहें सभी जीवित प्राणियों को पत्थर में बदल सकती थी। एथेना ने मेडुसा के सुंदर बालों को सांपों में बदल दिया। मेडुसा के हाथ लोहे के बने थे
और उसके नाखून चाकुओं से भी अधिक तेज थे। एक संस्करण यह भी है कि मेडुसा का स्वरूप नहीं बदला, केवल उसके बाल सांप में बदल गए और उसकी आंखों ने लोगों को पत्थर में बदल दिया। चेहरे के मामले में मेडुसा अभी भी काफी सुंदर है। मेडुसा सबसे भयानक महिला राक्षस बन गई। अब कोई भी मेडुसा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मेडुसा ने कभी महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया। ट्रेन का दरवाजा खुला और गु लानशेंग हताश होकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। फोटो को वापस उसकी मूल स्थिति में रखते हुए, अगर उसने सही अनुमान लगाया, तो यह फोटो नीली आईलाइनर वाली लड़की द्वारा छोड़ी गई थी। फोटो नीचे रखने के बाद वह एक पल के लिए हिचकिचाया, यह न जानते हुए कि यह किस मानसिकता से आया था। गु लानशेंग ने दूसरी बार फोटो उठाया। उसने फोटो को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने कोट की जेब में रख लिया। उस आदमी की ओर बढ़ा जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, और उसे लात मारी। सर, हम आ गए हैं। आखिरी स्टेशन पर कुछ लोग थे और वे अपने घरों की ओर चल पड़े। अंत में यह केवल गु लानशेंग और नशे में धुत आदमी था। आदमी को लग रहा था कि उसका नशा काफी बढ़ गया है। उसने सिगरेट के डिब्बे से 2 सिगरेट निकाली, यह जाने बिना कि गु लानशेंग सहमत है या नहीं। उसने एक सिगरेट उसके हाथ में ठूंस दी। घूमते हुए सफेद धुएं में नशे में धुत आदमी ने गु लानशेंग को बताया कि उसका परिवार हांगकांग बंदरगाह में रहता है। जब वह छोटा था तो वह एक कप्तान भी था। उसने उत्तर से दक्षिण तक यात्रा की थी। उसने हर जगह यात्रा की थी। दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उसकी 2 उंगलियां कट गईं। बीमा कंपनी और शिपिंग कंपनी ने उसके नुकसान की भरपाई की, लेकिन 2 उंगलियां कट जाने के कारण कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा कमी है वो है समय। उसके पास वाकई कहीं जाने के लिए नहीं है। हर बार जब वो शराब पीता है तो वो शहर के दक्षिणी छोर पर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और इस तरह दोपहर का समय खत्म हो जाता है। स्टेशन स्टाफ के अलावा तुम मुझे जगाने वाले दूसरे व्यक्ति हो। मुझे जगाने वाली पहली व्यक्ति एक लड़की थी। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, लेकिन मैं उसकी आवाज़ हमेशा याद रखूंगा। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। मेरा मानना है कि दुनिया की किसी भी महिला की आवाज़ उससे बेहतर नहीं हो सकती। अब से जब भी मैं इस ट्रेन में चढ़ूंगा, मैं उसे फिर से देखने की उम्मीद करूंगा। मैं उससे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? चाहे वो कहीं भी हो। शराबी की आवाज़ लगभग आह भर रही थी। बस इतना ही कि मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। शराबी ने गु लानशेंग से पूछा, क्या उसका विचार बेवकूफ़ी भरा था? गु लानशेंग ने अपना सिर हिलाया। बेवकूफ़ी थी, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं। उसे यकीन नहीं था। अस्पष्ट रूप से उसे थोड़ा बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ी महसूस हुई, लेकिन यह भी लगा कि इसमें कुछ प्यारा था। शराबी ने मुस्कुराया और उसे अलविदा कहा। विदा होने से पहले उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे जगा दिया। मुझे विश्वास है कि जब इस ट्रेन में 10वां यात्री मुझे जगाएगा तो मैं उसे भूल जाऊंगा। शराबी चला गया था। हवा चली और गु लानशेंग को अचानक शराबी द्वारा जाने से पहले कहे गए शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। जिस लड़की ने उसे सबसे पहले जगाया था, उसकी आवाज़ शायद उतनी अच्छी न हो, लेकिन जो लंबे समय से भूला हुआ था, उसके लिए यह आशा का प्रतीक था। अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझ पर ध्यान देते हैं। उसे जगाने वाला दूसरा व्यक्ति पहले वाले जैसा ही था, जिसका मतलब था कि दुनिया ने उसे नहीं भुलाया है। जब 10वें व्यक्ति ने उसे जगाया, तो उसे विश्वास हो गया कि दुनिया ने उसे नहीं भुलाया है। देखो, इस दुनिया में हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है। ट्रेन स्टेशन भी सिर्फ वही रह गया था। धुआं कब का छंट चुका था।
गुरलांशिंग अभी भी यहाँ मूर्खता से क्यों खड़ा था? अपनी जेब से फोटो निकालकर उस पर रोशनी डालते हुए लड़की के चेहरे पर नीली रोशनी की कुछ किरणें चमक रही थी। चित्र डॉट उसकी तर्जनी ने छोटी लड़की के चेहरे को छुआ और उसने ऐसी आवाज में पूछा जिसे केवल वह ही सुन सकता था, क्या उन्होंने तुम्हें गुस्सा दिलाया? फोटो में पांचों चेहरे, केवल माँ और बेटी के चेहरे पर स्याही नहीं लगी थी। माँ एक नज़र में बता सकती थी कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए उसके अलावा यह कोई और नहीं हो सकता था। छोटी लड़की को जब वह छोटी थी तब दूसरों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई होती थी, और जब वह बड़ी हुई तो दूसरों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई होती थी, जिसे देखा जा सकता था क्योंकि जब उसके दादा के समान उम्र का कोई व्यक्ति उसका अभिवादन करता था तो वह परवाह नहीं करती थी। फोटो को ध्यान से देखते हुए, अधिक व्यापक रूप से सोचते हुए, फोटो पूरा होने के 1 साल बाद एक दिन उसके छोटे भाई ने उसे गुस्सा दिलाया, इसलिए उसने मेज पर एक काले पानी के रंग का पेन उठाया। क्योंकि उसके छोटे भाई की हरकतें शायद क्षम्य थी, इसलिए उसने उसके चेहरे पर केवल कुछ स्ट्रोक बनाए ताकि अगर वह इसे न देख सके तो उसका दिल परेशान न हो। लेकिन एक दिन उसकी माँ के बगल में खड़ी महिला ने कुछ बहुत ही अप्रिय काम किया। रंगीन पेन उठाकर फिर से ऐसा करना। महिला ने अपने छोटे भाई की तुलना में कुछ अधिक अपमानजनक काम किया होगा, इसलिए एक बार ऐसा करना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने रंग दिया। दूसरा वाक्य जोड़ते हुए महिला का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हम्मा, अब मुझे उसकी घटिया बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। फिर एक दिन 1 साल बाद पिता की बारी आई। उसने कुछ ज्यादा ही अपमानजनक, इतना गंभीर काम किया होगा कि उसे तकलीफ हुई होगी। पानी के रंग से उसका गुस्सा नहीं निकल पाया। उसने ब्रश को उस चेहरे की तरफ बढ़ाया और अपना सारा गुस्सा तब तक निकाला जब तक पिता का चेहरा कुचले हुए मलबे में नहीं बदल गया। इस तस्वीर को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या तब भी माँ नहीं थी? अपनी माँ के अस्तित्व के कारण उसे इस बात का पछतावा हुआ और उसने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। एक दिन, उस दिन की राजकुमारी एक विद्रोही लड़की बन गई थी। आज उसने घर से भागने का फैसला किया, सारा सामान पैक किया, एक पल के लिए झिझकी, दराज खोली और अपने बैग में यह नोटबुक रखी। उसने खुद से कहा, घर से भागने के लिए खर्च दर्ज करने के लिए नोटबुक की जरूरत होती है, उसे उस फोटो की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद यह फोटो उसके साथ एक अजीब शहर, एक अजीब देश में चली गई। और आज वह शहर के दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेन से मरमंस्क पहुंची। फोटो में लड़की को देखते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं सही हूँ? लड़की ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया, उसकी आंखें दूर तक घूर रही थी और उसने एक वाटर कलर पेन निकाला। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी और कहीं भी उसके चेहरे पर चित्र बना सकती है। हंसते हुए उसने उससे कहा, तुम मुझे बकवास करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं 10 साल की थी तो मैंने खलाम बनने का सपना देखा था। कई सालों बाद मैंने शर्लक होम्स बनने का सपना देखा और फिर एक बार फिर प्रतीक्षा का समय बहुत उबाऊ था। ट्रेन से उतरते हुए गुरलांसिंग ने एक निर्णय लिया, अगर फोटो का मालिक 6 बजे से पहले इसे खोजने के लिए वापस नहीं आया तो वह इसे अपना मान लेगा। वह 6 बजे तक यहाँ इंतजार करेगा। 6 बजे तक अभी भी 1 घंटे से अधिक समय था। 5:30 बजे प्लेटफॉर्म अभी भी शांत था, केवल एक ट्राम रिपेयरमैन उसके सामने से गुजरा। गुरलांसिंग ने फोटो खींची। उसने फिर से अपनी जेब से फोटो निकाली। इस बार उसने काले रंग से रंगे 3 चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया। फोटो में पिता बहुत अच्छे लग रहे थे
उनके पहनावे से वे स्क्रीन पर उन मध्यम आयु वर्ग के अभिनेताओं में से एक लग रहे थे जो अभी भी लड़कियों को दीवाना बना सकते हैं। अगली महिला बगल में खड़ी है। उसके फिगर और पहनावे से कोई अंदाजा लगा सकता है कि वह लगभग 30 साल की होगी, क्योंकि उसकी सुंदरता से ऐसा लगता है जैसे कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। पहली नजर में कोई एहसास नहीं होता। फिर उसने दूसरी बार देखा, फिर भी थोड़ी उदासीनता के साथ। उसने तीसरी बार देखा, सिर से पैर तक उसका मूल्यांकन किया। इसे देखने के बाद उसने मन ही मन कहा, उससे गलती कैसे हो सकती है? वह महिला इतनी दयालु है। अंत में गुरलान की नज़र फोटो के निचले दाएं कोने में लड़के पर पड़ी। फिर उसने एक दिलचस्प घटना देखी। अध्याय 9, समानांतर विश्व 09। गुरलान की नज़र फोटो के निचले दाएं कोने में छोटे लड़के पर रुक गई। क्योंकि लड़का और लड़की एक ही रंग की औपचारिक पोशाक पहने हुए थे, वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक ही माहौल में पले बढ़े हों। उनके खड़े होने की स्थिति के साथ पहला विचार जो दिमाग में आया वह था, तो वे बहनों की जोड़ी होनी चाहिए। जिसका सिर थोड़ा ऊंचा है वह बड़ी बहन है, जिसका सिर थोड़ा नीचे है वह छोटा भाई है। उन दोनों के कंधे एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए दोनों बहनों के बीच का रिश्ता बहुत करीबी होना चाहिए। यह बहन-बहन का रिश्ता था या नहीं, यह अज्ञात था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप दोनों बहनों के बीच की बॉडी लैंग्वेज से थोड़ी समस्या देख सकते हैं। एक बार फिर फोटो को एक उज्ज्वल स्थान के करीब लाते हुए आंखों ने अस्थायी रूप से एक आवर्धक कांच की तरह काम किया। आवर्धक कांच ने लड़की और लड़के के कसकर पकड़े हुए हाथों पर निशाना साधा। इस प्रकार गुरलान सिंह ने बहनों के हाथ मिलाने से एक दिलचस्प विवरण देखा। छोटी लड़की के बाएं हाथ ने लड़के की दाहिनी कलाई पकड़ रखी थी, जिससे लोगों को आपसी स्नेह की भावना पैदा हो रही थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? नहीं, लड़के ने छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहन रखी थी। उजागर हाथ की मांसपेशियां आगे की ओर हैं। यह बल प्रयोग की स्थिति है और लड़के का हाथ कुछ साबित करने के लिए लड़की की हथेली की ओर है। उदाहरण के लिए, उसे छुआ जाना पसंद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पीछे लड़का बल का प्रयोग करता है, लड़की भी बल का प्रयोग करती है। यह लड़के की कलाई को पकड़े हुए लड़की की अंगुलियों से देखा जा सकता है। 5 अंगुलियां एक एक करके बाहर निकलती हैं, जो स्पष्ट रूप से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के रवैये को दर्शाती हैं। बहनों की यह जोड़ी वयस्कों के सामने एक औपचारिक पोशाक पहने हुए है, लेकिन वास्तव में वे गुप्त रूप से शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। क्या लड़का लड़की को यह बताने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग कर रहा है कि इसे रोको, हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, या मुझे तुम्हारा स्पर्श नापसंद है, या बारिश में अंधे होने का नाटक मत करो? और छोटी लड़की का बल प्रयोग अंधेरे में लड़के के तर्क का खंडन था। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ करूँगा। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो अच्छा है, अगर ऐसा है तो अच्छा नहीं है। वैसे भी यह समय काटने के लिए एक अनुमान है। वह वास्तव में नीली आंखों वाली लड़की पर इन चीजों को देखने के लिए छोटे छोटे भावों पर निर्भर था। हालांकि यह 99 दिन हो गए हैं, लेकिन 99 दिन 100 दिनों से केवल एक दिन दूर है। इन 100 दिनों के दौरान उस परिवार में हर कोई अपने पैर पटकते और आहें भरते रहा, जो पुराने कैंटोनीज नाटक तुम बेवफा बेटे, तुम मुझे गुस्से से मरवाना चाहते हो से भी बदतर था। उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए कि वह इतना क्रोधित था कि उसने अपना सेल फोन फेंक दिया, गुरलान को अभी भी अपने दिल में थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हो रहा था। 6 बजे गुरलान फोटो के मालिक के आने का इंतजार नहीं कर सका। 6:15 बजे गुरलान स्टेशन से चला गया।
यहाँ तक कि अगर वह और इंतजार करना चाहता तो उसके पास ताकत नहीं थी। हाल ही में पूरे रूस में ठंड का दौर चल रहा था। ठंडी हवा आ रही थी और उसके पैर पहले से ही जम गए थे और सुन्न हो गए थे। उसने फोटो को अपने कोट की जेब में रख लिया। विक्टर के घर को खोजने में गुरलांसिंग को लगभग 2 घंटे लगे। विक्टर काम पर चला गया। आइस ब्रिज रेस्तरां में पार्किंग लॉट मैनेजर होने के अलावा वह एक कारखाने में पार्ट टाइम डिलीवरी ड्राइवर के रूप में भी काम करता था। उसे सप्ताह में कम से कम 3 रात की बसें चलानी पड़ती थी। उसे सुबह होने से पहले सुपरमार्केट में कुछ दैनिक जरूरत की चीजें पहुंचानी थी। रूसी युवक ने दूर से आए मेहमान के लिए रात का खाना छोड़ा और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह कल सुबह वापस आएगा। आज रात पूरा कमरा उसका था। रात के खाने और नहाने के बाद लगभग 9 बज चुके थे। अभी सुबह का समय था और गुरलांसिंग ने टीवी चालू कर दिया। टीवी पर मरमंस्क में सूर्य महोत्सव मना रहे जातीय समूहों की गतिविधियों का प्रसारण हो रहा था। 18 जनवरी आखिरी रात थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शहर क्षितिज से उगते सूरज का तुरंत स्वागत करेगा। इस शहर में रहने वाले लोगों को अभी भी कुछ दिनों तक दिन और रात के बीच अंतर किए बिना ही रहना पड़ेगा। ग्रीष्म संक्रांति तक सूरज क्षितिज से उग आया। मरमंस्क फिर से कभी न डूबने वाली स्थिति में आ गया। ऐसा कहा जाता है कि जिन दिनों सूरज कभी नहीं डूबता, हर परिवार के पर्दे कसकर खींचे जाते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठेंगे, अपनी किताबें उठाकर स्कूल जाएंगे। तेज धूप बच्चों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि वे गलती से सो गए। टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक त्योहार दिखाए जाते हैं। मरमंस्क के लोग लोक वेशभूषा पहनते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ तैरने के लिए बर्फ में दर्जनों दरारों से कूदते हैं और कुछ एक बूढ़े व्यक्ति और एक बच्चे को रूसी सौना में लाते हैं। धीरे धीरे गुरलांसिंग का ध्यान सामी लोगों के नाम से आकर्षित होता है। यह रूस में सबसे पुराने स्वदेशी लोगों में से एक है। हजारों सालों से सामी लोग अभी भी जीवन की सबसे आदिम स्थिति को बनाए रखते हैं। सामी भाषा बोलते हैं, हिरण का मांस खाते हैं। हर परिवार हिरण पालता है। स्लेजिंग उनके परिवहन के साधन। जब सामी जनजाति के युवा लोग 18 जनवरी को शादी करते हैं, तो दूल्हा अपने माथे पर हिरण का खून लगाएगा और दुल्हन को नीले आईलाइनर की जरूरत है। फिर क्या अजीब लोग हैं, उन्हें देखकर, चाहे वे बूढ़े हों या जवान, वे सभी बर्फ में नाचते हुए तितलियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। अभी कुछ घंटे पहले गुरलांसिंग ने भी 3 लोगों को तितलियों की तरह कपड़े पहने हुए देखा। समझ गया, गुरलांसिंग ने अपना माथा थपथपाया। इस समय वह आखिरकार समझ गया कि ट्रेन में बैठा बूढ़ा आदमी क्या व्यक्त कर रहा था। बस राष्ट्रीय मित्रता की भावना में नीले आईलाइनर वाली लड़की को अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहा था। नवविवाहित आशीर्वाद। सामी जनजाति की दुल्हन बनने के लिए आपका स्वागत है। इसलिए जमीन पर घसीटी गई सफेद पोशाक वास्तव में एक शादी की पोशाक थी। गुरलांसिंग ने टीवी बंद कर दिया। विक्टर परिवार का टीवी बहुत पुराना था, चाहे वह कहीं भी प्रदर्शित हो, यह अभी भी एक प्राचीन वस्तु थी। प्राचीन टीवी को घूरते हुए गुरलांसिंग को अंकल अमीनू की याद आई, विक्टर का पड़ोसी जो शराब की बोतल लाना भूल गया था। यह एक सपाट स्टेनलेस स्टील की बोतल थी जो किसी प्राचीन वस्तु की तरह लग रही थी। गुरलांसिंग ने बोतल ढूंढी, ढक्कन खोला, ऐसा लगा कि उसमें काफी शराब बची हुई है। गिलास में थोड़ी शराब डाली, तरल का रंग गाय के दूध जैसा था। यह अंकल अमीनू की घर में बनी शराब थी। विक्टर ने इसे मिल्क वाइन कहा। यह रूसियों की पिछली पीढ़ी का दिल था। स्वाद थोड़ा मीठा था लेकिन बेहद मजबूत था, लगभग चीनी सफेद सोरघम वाइन की तरह। एक सांस में गुरलांसिंग ने शराब का आधा गिलास पी लिया।
गिलास धोने के बाद उसने इसे वापस अपनी मूल जगह पर रख दिया और छत की ओर देखा। छत एक बहुरूप दर्शक में नहीं बदल गई। ऐसा लग रहा था कि विक्टर के शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण थे। गुरलान सिंह ने विक्टर के कमरे का दरवाजा खोला। आज रात उसे सोफे पर सोने की जरूरत नहीं थी। यह एक अच्छी बात थी। कोट लटकाते समय गुरलान सिंह ने कोट की जेब का एक छोटा सा कोना देखा, यह नहीं जानते हुए कि शराब असर कर रही है या नहीं। उसके हाथ ने मस्तिष्क की नसों के निर्देशों को नहीं सुना। पूरी फोटो उसकी हथेली में थी। फोटो को टेबल पर रखा गया था। उसने एक कुर्सी खींची, कुर्सी पर बैठ गया और टेबल लैंप चालू कर दिया। नारंगी रोशनी के नीचे उस चेहरे पर कसकर सिकुड़े हुए होठों को देखते हुए, लंबे सीधे काले बाल जो उसके बचपन से ही उसके साथ थे, जब तक कि वह एक परिपक्व लड़की के रूप में बड़ी हुई, जब तक कि उसने एक सामी लड़के से शादी नहीं कर ली। हाथ ने उसके मुंह के कोने को छुआ। पूछा, आप आसानी से अपने हाथ की शादी की अंगूठी किसी अजनबी को क्यों दे सकती हैं और झूठ बोल सकती हैं कि इसकी कीमत केवल 500 रूबल है? क्या आपको नहीं पता? बहुत कम लोग होते हैं जो 500 रुपए की कीमत वाली चीज को अपने दिल में रखते हैं। असल में वह भी अपने दिल में जानती है। उस अंगूठी का 80% हिस्सा कूड़े में फेंका जा सकता है। फोटो में उस चेहरे को बहुत देर तक देखती रही। धीमी आवाज में बोली, लेकिन तुम रोते हो, ये दुख के आंसू हैं? दरअसल क्या उसके दिल में भी कार में बैठे युवा जोड़े की तरह प्रेम जीवन की आशा नहीं थी? उस समय वे लोग निश्चित रूप से नहीं जानते थे। वास्तव में उस कार में 2 लड़कियां थीं जिन्होंने इस दिन अपने जीवन की महान घटना को पूरा किया था। यह सिर्फ इतना है कि जिस आदमी ने व्यक्तिगत रूप से उसे अंगूठी पहनाई थी, वह उसके साथ एक ही कार में नहीं था। उसकी उंगलियां फोटो पर टैप कर रही थी। उसकी आंखें अभी भी उस चेहरे से नहीं हटी थी। आप देखिए, वह एक युवा पुरुष के लिए खुशी से उसका पीछा करना मुश्किल बना देने की क्षमता रखती थी। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे, उसे घूरते हुए। लेकिन वह सामी लोगों की छतों के नीचे लटके प्रत्येक सूखे हिरन से डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी भूख और पोषण को संतुष्ट करने के लिए इतने सुंदर जीव को क्यों मारना पड़ा। उसके दिल में वह बड़बड़ा रही थी कि उसे अपने लोगों की परंपराओं का सम्मान करना था। उसने इसे नहीं खाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने एक सामी लड़के से शादी की, अनिच्छा से कुछ हिरन का मांस खाया, फिर उसे पता चला कि इससे भी अधिक क्रूर चीजें पीछे थीं। सामी लोग सॉसेज बनाने के लिए एक छोटी गिलहरी के मांस का उपयोग करते थे। जब सॉसेज कार्यशाला उसके सामने रखी गई थी, उसे तुरंत कुछ घंटे पहले की बात याद आ गई। उसने उन्हें मेवे लौटा दिए। वह जिस सीट से उतरी थी, वह बर्फ में हवा की तरह भागी। आखिरकार वह उस बस में चढ़ गई। उसे ध्यान से सोचने की जरूरत थी। वह छोटी थी। शायद उसने पहले एक छोटी गिलहरी को गोद लिया था। शायद वह मूर्खतापूर्वक पूरी रात बरामदे में बैठी रही होगी, अपने पति का इंतजार करते हुए कि वह जानवरों की खाल उतारकर उन्हें उन लोगों को बेचेगा जो हैंडबैग बनाते हैं और जिन्हें युवा लड़कियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं। क्या ऐसा था? क्या यही होगा? यह बहुत बोरिंग समस्या है। बोरिंग बात यह है कि उसे नीली आईलाइनर वाली लड़की का नाम भी नहीं पता। इसके अलावा वह कल इस शहर को छोड़ देगा। उसके हाथ की हथेली फोटो को ढंकती है। शायद वह नशे में धुत व्यक्ति की तरह 10 बार फोटो को देख सकता है। 10 बार बाद यह शहर और नीली आईलाइनर वाली लड़की उससे बहुत दूर हो जाती है। ऐसे ही उस 10वीं बार से गिनती करते हुए बस स्टेशन पर उसने फोटो को 2 बार देखा। अब वह इसे 1 बार देखता है। ऐसे ही गिनती करता है। ऐसे ही गिनती करते हुए पलकें आज्ञा नहीं सुनती। शराब ऊपर उठती है।
हिलते हुए पहाड़ों और भरे हुए समुद्रों की आभा लेकर। मोबाइल फोन की धुन लहरों में गूंजती है। गुललांसिंग एक छोटे से एम्बर टैडपोल का सपना देखता है। यह हल्का गुलाबी है। इसका मोटा आकार लोगों को इसे सहलाने के लिए मजबूर करता है। एक अचंभे में वह अपनी आंखें खोलता है। गहरे नीले रंग की रोशनी का एक बड़ा पैच खिड़की के बाहर बिखरा हुआ है, दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑरोरा मुस्कुराता हुआ एक इत्मीनान से खुशबू बेहोशी से हमला किया। शराब की हल्की गंध में कहा, मेडुसा की आंखों की तरह बिल्कुल नहीं। मरमंस्क का अरोरा मेडुसा की नाराज आंखों की तरह बिल्कुल नहीं था। इसके विपरीत एक सुंदर महिला की कमर की तरह। इस महिला ने भी आइस ब्रेकर लेनिन की छवि वाला कोट पहना था। यह सही है, ऐसा कोट पहने एक और व्यक्ति था, आकाश में हवा के झोंके की तरह। ऑरोरा के नीचे गुललांसिंग को नोवोसिबिर्स्क की ठंडी हवा याद आ गई, जब वह रास्ते में मैंने यहाँ प्यार पाया, शादी की के साथ चिह्नित स्थान पर खड़ा था। सब कुछ एक अजीब आभा से भरा हुआ लग रहा था। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी की लंबी आवाज ने गुललांसिंग को अपनी पलकें उठाने से रोक नहीं पाया। इस बार यह सफल रहा। सिर में तेज दर्द के बीच गुललांसिंग ने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर विक्टर नहीं, बल्कि अंकल अमीनू खड़े थे। अंकल अमीनू शराब की बोतल लेने आए। रात 20 बजे भी मौसम बहुत ठंडा था। उसे अपने शरीर को गर्म करने के लिए एक ड्रिंक की जरूरत थी। उसने पाया कि उसने शराब की बोतल पड़ोसी के घर पर छोड़ दी थी, और फिर उसने पाया कि जब वह बाहर गया था तो उसने चाबी घर पर ही छोड़ दी थी और दरवाजा बंद कर दिया था। गुललांसिंग के सामने अंकल अमीनू ने एक बार फिर उसे शराब पिलाई। अंकल अमीनू के संदिग्ध भाव का सामना करते हुए, मैं शराब पीना नहीं जानता, ये शब्द गुललांसिंग के मुंह से निकले, जो बहुत स्वाभाविक लग रहे थे। आप इसके बारे में चाहे जो भी सोचें, दूर से आए मेहमान के लिए पड़ोसी के घर से शराब चुराना कोई शर्मनाक बात नहीं है। इसके अलावा गुललांसिंग वास्तव में पीना नहीं जानता है। चाचा अमीनू ने शराब की कमी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शराब को गर्म करने के लिए केतली का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने खाने के लिए कुछ ढूंढा, एक गिलास में गर्म शराब डाली और दूर से आए मेहमान को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। पीने के बाद लंबा रूसी आदमी अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करने लगा। कोलापोर्ट में बर्फीला तूफान, कोलापोर्ट में शराबी, कोलापोर्ट के नाव मालिक। अगर वह उस ट्रेन में नहीं गया होता तो गुललांसिंग ने विनम्रता से कुछ शब्द जोड़े होते, लेकिन इस समय वह बंदरगाह का जिक्र नहीं करना चाहता था। पिछली रात शराब के गिलास को याद करते हुए नशे में धुत आदमी ने कहा, 10 लोगों ने उसे कार में जगाया, फिर वह उस लड़की को भूल जाएगा जिसने उसे सबसे पहले जगाया था। उसी कारण से जब वह 10वीं बार उस तस्वीर को देखता है तो वह तस्वीर में लड़की को भूल सकता है। उसने 10 में से 3 बार का उपयोग किया था और 7 बार वह पूरी तरह से उस ट्रेन को भूल सकता था, और ट्रेन में नीली आईलाइनर वाली लड़की को भी। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी फिर से बजी। इस बार दरवाजे के बाहर विक्टर खड़ा था। विक्टर ने कल रात शहर में हुई 2 चीजों को उठाया। पहली बात, कल रात 12 बजे मरमंस्क सरकार ने तत्काल घोषणा की कि खराब मौसम के प्रभाव के कारण मरमंस्क में सभी स्कूल और ट्रेन स्टेशन अगले 24 घंटों के लिए बंद रहेंगे। गुललांसिंग ने अपना माथा ढक लिया। इस खबर का मतलब था कि उसे सोना होगा। विक्टर के सोफे पर एक और रात के लिए। पहली कहानी सुनाए जाने के बाद दूसरी कहानी आई। दूसरी कहानी, कल रात बर्फ मुक्त बंदरगाह पर एक कार दुर्घटना हुई। इस कार दुर्घटना के कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अध्याय 10, समानांतर विश्व 10। 19 जनवरी की सुबह थी।
सुबह 3 बजे से गिर रही भारी बर्फबारी अभी अभी रुकी थी। विक्टर की खिड़की से बाहर देखने पर उसे हर जगह सिर्फ सफेद चादर ही दिखाई दे रही थी। 50 वर्ग मीटर से भी कम चौड़े कमरे में पड़ोसी हताश होकर शराब पी रहा था। उसने अभी अभी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म की थी। उसने जूते पहने हुए थे जो गंदगी और बर्फ से भीगे हुए थे, लेकिन उसे उतारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों और दूर से आए चीनी मेहमान को भारी लहजे में बताया कि कल रात यहाँ एक कार दुर्घटना हुई थी। चीनी मेहमान बहुत उदास था क्योंकि स्टेशन बंद था और दुर्घटना की जानकारी की परवाह नहीं करता था, जब तक उसने नहीं सुना कि गैरठंड बंदरगाह कोलापोर्ट था। कोलापोर्ट और कोलापोर्ट, गुरलान का ध्यान आखिरकार केंद्रित हो गया। कल रात कोलापोर्ट पर एक कार दुर्घटना हुई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह 6 बजे तक उसे कार से नहीं ले जाया गया था। दूसरे शब्दों में, यह युवक दुर्घटना के बाद से 6 घंटे तक इस ठंडी और सुनसान जगह पर पड़ा रहा। अगर यह सड़क पर बाधा डालने वाले डॉक वर्कर के लिए नहीं होता, तो कौन जानता है कि इस व्यक्ति के शरीर पर कितने पहिए चढ़ गए होंगे। मौसम बहुत ठंडा था और कोलापोर्ट पहले से ही अव्यवस्थित था। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए ज्यादातर लोगों ने दूर खड़े होकर देखना ही बेहतर समझा। कुछ लोग पुलिस को फोन करने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन मौसम इतना खराब था कि कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर सका। सुबह 6 बजे जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो युवक का शरीर 3/4 बर्फ से ढका हुआ था। गुरलान की उंगलियां ठंडी थी। मुझे अभी अभी अपने सहपाठियों से ताज़ा खबर मिली है। ऐसा लगता है कि कार दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति एक पल के लिए झिझकने के बाद, विक्टर ने आगे कहा। एक चीनी है। अपना चेहरा पोंछने के बाद गुरलान ने विक्टर से आगे बोलने को कहा। कल रात दुर्घटना के कुछ समय बाद एक स्थानीय व्यक्ति दुर्घटना स्थल से गुजरा। सबसे पहले जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया, वह थी काली सुपर स्पोर्ट्स कार। इस आदमी के लिए सड़क के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं था। वहां खड़ी काली कार भूत जैसी लग रही थी। यह आदमी कार का शौकीन था। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि स्पोर्ट्स कार एक मशहूर ब्रांड कोएनिगसेग की थी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपरकार निर्माता कंपनी है। कोएनिगसेग की स्थापना 1994 में स्वीडन में हुई थी, जिसे स्वीडिश शाही परिवार का समर्थन प्राप्त था, और कार के लोगों के रूप में रॉयल स्वीडिश एयर फोर्स के प्रतीक का उपयोग किया गया था। कोएनिगसेग का मतलब है तीर। 1995 में कोएनिगसेग ने अपनी पहली कार कोएनिगसेग CC8S लॉन्च की और 3 साल बाद प्रोटोटाइप पूरा हो गया। कान फिल्म फेस्टिवल में इसकी उपस्थिति ने हलचल मचा दी और 10 खरीदारों को 10 चाबियां सौंपी गईं। 5 साल के लंबे उत्पादन के बाद यह सुपर स्पोर्ट्स कार दुनिया की सबसे तेज कार बन गई है। अब तक लोग इसे दुनिया की सबसे तेज कार मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में केवल 10 लोग ही हैं जो इस कोएनिगसेग CC8S के मालिक हैं। अब उसके सामने एक कोएनिगसेग CC8S है। फोन पकड़े हुए आदमी ने उत्साह से मुड़कर देखा। फोन पर फ्लैश के माध्यम से उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। अब जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वह पुलिस को फोन नहीं कर सका। वह आदमी घर लौट आया और उसने सोशल मीडिया पर अपनी खींची हुई सभी तस्वीरें पोस्ट कर दी। केवल इतना ही कि मृत व्यक्ति के साथ 2 तस्वीरों को संसाधित किया गया था। मरमंस्क की आबादी 3 लाख लोगों की है। अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है। अधिकांश लोग जीवनयापन के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वह थोड़ा सा सुधार समुद्र में एक बूंद के समान है। यहाँ अधिकांश कारें सस्ती हैं।
$1 मिलियन से अधिक मूल्य की लग्जरी कार मिलना बहुत मुश्किल है। कोएनिग्सेक कार की कीमत कम से कम 2,600 युआन है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद कोएनिग्सेक CC8S की कीमत कम से कम 3,000 युआन होने का अनुमान है और यह एक सीमित संस्करण है जिसकी दुनिया में केवल 10 प्रतियां हैं, इसलिए उस व्यक्ति की तस्वीरों ने ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा इसमें एक इंसान की जान भी शामिल थी और पीड़ित एक विदेशी था। कुछ ही घंटों में नेटिजन्स इस कार दुर्घटना के दीवाने हो गए। बस थोड़ा ध्यान दें और आप स्पोर्ट्स कार में सुराग देख सकते हैं। कार में कोई नहीं था। कुछ ही दूरी पर उस विदेशी का शव पड़ा था। जाहिर है यह बिना कहे ही समझ में आता है। कार मालिक ने किसी को टक्कर मारी और भाग गया। इस खोज ने सभी को और भी क्रोधित कर दिया। वे पूरी रात सोए नहीं। रिश्तेदारों और दोस्तों को तस्वीरें भेजी और लोगों को शामिल होने के लिए बुलाया और उन्होंने घटना के बारे में सच्चाई बताने वाले को बड़ा इनाम भी दिया। सुबह 3 बजे विक्टर को एक सहपाठी से एक टेक्स्ट संदेश मिला। कार दुर्घटना में नवीनतम विकास यह था कि पुलिस दुर्घटना के दृश्य को सील करने, आसपास की सड़कों की निगरानी करने और दुर्घटना का कारण बनने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए एक हॉटलाइन की घोषणा करने में सक्षम थी। सुबह सुबह हुई बर्फबारी ने बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए होंगे और सरकार की सख्त वित्तीय निगरानी के कारण, निर्माण निधि की कमी के कारण सड़क के कई हिस्सों को जल्दी ही निलंबित कर दिया गया था। विक्टर थक चुका था। एक ही समय में ऐसी कहानी सुनकर, और मृतक भी चीनी था। गु लानसिंग ने एक कप गर्म पानी डाला और विक्टर के लिए भी एक कप पानी डाला। विक्टर ने पानी का कप लिया और बस एक घूंट लिया था जब फोन अंकल अमीनो ने उठाया, जो विक्टर के बोलने पर शायद ही कभी बीच में टोकते थे। अगर वह नहीं बोलता तो वे उसकी मौजूदगी के बारे में पूरी तरह से भूल जाते। अंकल अमीनो ने अपना चश्मा वापस लगाया, विक्टर का सेल फोन उठाया और उसे स्वाइप किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मैंने यह कार पहले भी देखी है। विक्टर ने अपना पानी पीना बंद कर दिया और गु लानसिंग ने भी अपना पानी का गिलास मेज पर रख दिया। अंकल अमीनो काम के लिए कोलापोर्ट गए थे और कार दुर्घटना कोलापोर्ट पर हुई। हालांकि कोलापोर्ट का इलाका बड़ा था, लेकिन यह पूरी तरह संभव था कि उन्होंने उस कार को देखा हो। अंकल अमीनो ने अपना फोन वापस टेबल पर रखा, शराब का एक छोटा सा घूंट लिया और अपनी आधी आंखें सिकोड़ ली, जैसे कि वह उस दिन का दृश्य हवा में देख सकते थे। कल रात कोलापोर्ट पर उसने एक दृश्य देखा। उस समय शायद 12 भी नहीं बजे थे या शायद 12 बजे के कुछ बाद। मैं ड्यूटी रूम से बाहर निकला। मैं मछली की बदबू से वाकई तंग आ गया था, इसलिए मैंने घूमने और हवा में सांस लेने के लिए एक जगह ढूंढी। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने एक जोड़ा देखा। वे वेंडिंग मशीन के सामने खड़े थे। मैंने कुछ दिलचस्प देखा। लड़की ने आदमी को लात मारी। विक्टर, अनुमान लगाओ कि लड़की ने आदमी को लात क्यों मारी। यह वह स्थिति का फायदा उठा रहा है। विक्टर वास्तव में धैर्यवान है। इस समय वह अभी भी अंकल अमीनो की बातों का पालन कर सकता है और एक जिज्ञासु चेहरा बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़की को आदमी ने गले लगाया था। उसने एक हाथ से उसके पूरे शरीर को गले लगाया और एक आदमी के हाथ की ताकत बहुत मजबूत होती है। बेशक महिलाएं केवल अपने पैरों का उपयोग कर सकती हैं। उस समय मैंने अनुमान लगाया कि यह एक युगल था जो अभी अभी बहस कर रहा था। एक दिलचस्प कहानी भी थी। इसके अलावा उस आदमी ने जोर देकर कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए वह कोई ड्रिंक नहीं खरीद सकता। यह सही है। अंकल अमीनो को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी कुछ सोचा हो और गु लानसिंग का सामना करने के लिए मुड़े। आप शायद इस ग्राहक को नहीं जानते। मरमंस्क वेंडिंग मशीनों में स्वचालित हीटिंग होती है, इसलिए जब तक आप सर्दियों में यहाँ आते हैं, आप हर जगह गर्म कॉफी पी सकते हैं।
और इसकी कीमत भी वही है जो आपको सुपरमार्केट में मिलती है। क्या यह अच्छा लगता है? यह रूसी चाचा आपको सरकार की मानवीय और वैज्ञानिक चिंता दिखा रहे हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है, गुलान शेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चाचा अमीनो ने कहानी जारी रखी। वह आदमी सोचता है कि इस वेंडिंग मशीन को मारकर वह गर्म पेय प्राप्त कर सकता है। बेशक यह असंभव है। कई असफल प्रयासों के बाद लड़की दिल खोलकर हंसी, शायद बहुत खुश थी। मेरा अनुमान सही था। वे वास्तव में सिर्फ एक जोड़ा था जो बहस कर रहा था। फिर क्या हुआ? विक्टर जैसा धैर्यवान व्यक्ति भी अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने अपने पड़ोसी को टोकते हुए पूछा। फिर उस आदमी ने अपना विचार बदल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे किया, लेकिन उसे ड्रिंक मिल गई। इस वजह से लड़की की हंसी बंद हो गई। यह वास्तव में अफसोस की बात थी। लड़की की हंसी कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। चाचा अमीनो के स्वर में उदासी की झलक थी। फिर गुलान शेंग ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा। फिर वे चले गए। यह आदमी भूल गया था कि उसने अपराध स्थल पर सुपरकार देखी थी। कार। गुलान शेंग और विक्टर ने एक साथ कहा। इस रूसी आदमी को अचानक कुछ याद आया और उसकी बोलने की गति भी बढ़ गई। मैं उस जोड़े के पीछे चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझकर उनका पीछा कर रहा था। बात बस इतनी थी कि वे दोनों उसी दिशा में जा रहे थे जहां मैं जाना चाहता था। तभी मुझे पीछे अंधेरे कोने में एक कार दिखाई दी। वह काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत अचानक वहां आ गया हो। पहले तो मैं इतना डर गया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कार के पास जाऊं। मैंने कार रोकी और वह जोड़ा कार में बैठ गया। वे तुरंत भागे नहीं और मुझे नहीं पता कि वे कार में क्या कर रहे थे। कार की लाइटें भी चालू नहीं थी। मेरा अनुमान है कि वे शायद कार में जोश से चुंबन ले रहे थे। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचने वाला था, कार ने इंजन चालू होने की आवाज की। वे ऐसे ही चले गए। गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। चाचा अमीनो ने अपना सिर छुआ। जब मैं अपने होश में आया तो मुझे बस एहसास हुआ कि मैंने अपनी टोपी खो दी है। गुलानसिंग अपनी बाहों को पार करके खड़ा था। विक्टर सोफे पर बैठा अपने जूतों से बर्फ झाड़ रहा था। आधी बर्फ झाड़ने के बाद वह चाचा अमीनो के शब्दों के कारण रुक गया। अपना सिर उठाया। वह आदमी यात्री सीट पर बैठा था। ड्राइवर वह लड़की थी। चाचा अमीनो ने थोड़ा नशा किया। विक्टर से कहा, इसे देखकर आप बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। एक युवक और युवती। यह अंधेरा है और वे अभी अभी बहस से उठे हैं। तुम मुझे छुओ, मैं भी तुम्हें छूऊंगा। संयोग से अचानक कोई व्यक्ति कार के सामने आ गया, इसलिए यह त्रासदी घटित हुई। इतनी अच्छी तरह से ड्राइव करने में सक्षम होने के लिए वह अमीर होना चाहिए। यह कहने के बाद अमीनो ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली, शराब का एक और छोटा घूंट लिया और दूर तक ध्यान से देखा। पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं। जब वे उत्साहित होते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को चाकू मारकर मारना उनके लिए किसी जानवर को चाकू मारकर मारने से अलग नहीं है। यह कहने के बाद चाचा अमीनो ने शराब का एक और घूंट लिया। गुलानसिंग ने अपना सिर नीचे करके फर्श को देखा। आसपास का माहौल विशेष रूप से शांत था। खिड़की के बाहर एक परेशान करने वाली आवाज आई, लानत है, फिर से बर्फबारी हो रही है। यह सही है, लानत है, फिर से बर्फबारी हो रही है। गुलानसिंग ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ के टुकड़े हंसों से गिरते पंखों की तरह थे। विक्टर ने कमरे में सन्नाटा तोड़ा। उसने लगातार चाचा अमीनो से कुछ सवाल पूछे। क्या आपने उस आदमी और औरत के चेहरे साफ देखे? क्या यह निश्चित है कि पहली नजर में भूत जैसी दिखने वाली कार ही दुर्घटना का कारण थी? टिन, क्या लड़की ड्राइवर है?
क्या वह अपनी बात की जिम्मेदारी ले सकती है? विक्टर के गंभीर हावभाव और लहजे से अंकल अमीनो डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और सीधे युवा पड़ोसी की ओर देखा। काफी देर बाद उन्होंने विक्टर से पूछने की हिम्मत की कि उसके इन शब्दों का क्या मतलब था। विक्टर ने कागज के टुकड़े पर मरमंस्क पुलिस विभाग का हॉटलाइन नंबर लिखा और फिर अपना सेल फोन उसके ऊपर रख दिया। अंकल अमीनो ने टेबल पर रखे कागज और सेल फोन को देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे इस बारे में सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन वह अभी भी पीना नहीं भूला था। गिलास फिर से भर गया। गुरलांसिंग अमीनो के सामने खाली सीट पर बैठ गया और धीरे से पूछा, उस समय क्या आपने उनकी शक्लें साफ देखी थीं? कुछ देर सोचने के बाद अमीनो ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय बहुत अंधेरा था। मैं अभी भी वेंडिंग मशीन से कुछ दूरी पर था। मुझे केवल इतना पता था कि वह आदमी बहुत लंबा था। लड़की के बाल लंबे थे। जब आदमी ने उसे गले लगाया तो वह एक छोटी गिलहरी की तरह लग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जो एक पूंछ की तरह लग रहे थे। गिलहरी, कार के बारे में क्या? इसे साफ साफ देख रहे हो? गुरलांसिंग ने फिर पूछा। मैंने कार को साफ देखा। इस बार अंकल अमीनो ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने इसे साफ देखा। मैंने इसे साफ देखा इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने इसे देखा तो आसमान में रोशनी की एक किरण दिखाई दी, लेकिन रूसी चाचा ने अपनी आंखें नीची कर ली। लेकिन मैंने उस समय चश्मा नहीं पहना था। मैं केवल काम करते समय ही चश्मा पहनता हूँ। अगर मैं वास्तव में अदालत में खड़ा होता तो वे इस बारे में पूछते। अंकल अमीनो उन लोगों में से एक हैं जो मायोपिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा एक विराम के बाद अंकल अमीनो हकलाते हुए बोले, इसके अलावा विक्टर, मैं इसे आपसे छिपाना नहीं चाहता। मैंने उस समय थोड़ी शराब पी थी। फिर यह इन सुरागों के न होने से अलग नहीं है। गुरलांसिंग ने बड़बड़ाया और विक्टर ने भी एक असहाय भाव दिखाया। लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि यह इसलिए था क्योंकि मैंने उस रात शराब पी थी, लेकिन प्रकाश की वह किरण बहुत तेज थी। एक झटके में कोला हार्बर की बत्ती हरी हो गई। राजमार्ग पर कार हवा के झोंके की तरह तेजी से भाग गई। मुझे सचमुच संदेह हुआ कि क्या कार आकाश में उड़ गई थी या प्रकाश की उस किरण द्वारा उसे दूर ले जाया गया था। ठीक है, क्या तुमने प्रकाश की वह किरण देखी? हाँ, तुम देख सकते हो। कल रात आकाश एक औरत की कोमल और सुंदर शक्ल जैसा दिख रहा था। अब उसे सांप की आंखों जैसा याद कर रहा हूँ। एक युवक था जिसकी मृत्यु उस दिन हुई थी जब आकाश में मेडुसा की आंखों जैसी ऑरोरा किरणें थी।